crystal lattice? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट इज द क्रिस्टल लैटिस. Crystal lattice is actually arrangement of particles in a crystal. Crystal lattice, an array of points. It is an array of points representing the arrangement of particles in three-dimensional space. मेन क्रिस्टल लैटिस जो है वो अरे है, यानी अरेंजमेंट है ऑफ पॉइंट्स दैट रिप्रेजेंट्स अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन थ्री डायमेंशनल स्पेस. पार्टिकल्स मीन एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स. पार्टिकल्स मीन एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स. तो क्रिस्टल लैटिस an array of points representing the arrangement of particles in three-dimensional space. तो पार्टिकल्स की जो पोजीशन है किसी भी क्रिस्टल में उसको हम लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट कहते हैं, और जो उनकी अरेंजमेंट है पॉइंट्स की दैट इज कॉल्ड एज क्रिस्टल लैटिस. किसी भी क्रिस्टल को स्टडी करने के लिए क्रिस्टल बनता कब है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो क्रिस्टल बनता कब है. क्रिस्टल भाई क्रिस्टलाइजेशन से बनता है. क्रिस्टलाइजेशन, जब आप क्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट क्रिस्टल बनते हैं. मेन नॉर्मल कंडीशन जो है NaCl का जो क्रिस्टल होता है वो क्यूबिक होता है. बट अगर कंडीशन चेंज कर दें, मीन 10% इसमें यूरिया ऐड कर दें, तो फिर NaCl का क्रिस्टल क्यूबिक नहीं होगा बल्कि ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा. ऑक्टाहेड्रल हमने पढ़ा है पॉलीमॉर्फिज्म में. अच्छा, इसके बाद मैंने कहा NaCl का क्रिस्टल जो है वो क्यूबिक होता है. तो उसकी तरफ जाने से पहले हम देखते हैं व्हाट इज द यूनिट सेल. यूनिट सेल क्या चीज है भाई? नाम से जाहिर है सेल, छोटा सा पार्ट. यूनिट सेल किसी भी क्रिस्टल का स्मॉलेस्ट पार्ट होता है जो उसकी इंटायर प्रॉपर्टीज, जो उसका पैटर्न है, उसके अंदर अरेंजमेंट है, उनको शो करता है, उसकी सिमेट्री को शो करता है. यानी यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द क्रिस्टल by volume which shows its properties of pattern. What is the unit cell? Smallest part of crystal which show all its properties of its pattern या फिर अरेंजमेंट या फिर यू कैन से सिमेट्री. यानी किसी भी क्रिस्टल की जो क्रिस्टल के अंदर जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूनिट सेल. यानी यूनिट सेल एक्चुअली क्रिस्टल का
स्ट्रक्चरल यूनिट होती है किसकी? किसी भी क्रिस्टल की। यूनिट सेल किसी भी क्रिस्टल की स्ट्रक्चरल यूनिट है। मीन इफ वी नो द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन अ यूनिट सेल, इट मीन्स वी नो द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ होल क्रिस्टल। अगर हमें किसी क्रिस्टल के यूनिट सेल के अंदर पार्टिकल्स की अरेंजमेंट का पता है, तो इट मीन्स हमें पूरे क्रिस्टल्स के अंदर जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है उसका पता है। इसलिए यूनिट सेल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यूनिट सेल से हम पूरे क्रिस्टल्स की क्या कर सकते हैं, जो अरेंजमेंट है पार्टिकल्स की उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यूनिट सेल स्मॉलेस्ट पार्ट है क्रिस्टल का बाय वॉल्यूम, जो उस क्रिस्टल्स के अंदर सारी जो अरेंजमेंट है, जो पैटर्न है अरेंजमेंट का, उसको इंडिकेट करता है यूनिट सेल। जैसे आपने कहा NaCl जो है, NaCl जो है उसकी शेप क्यूबिक है। NaCl क्यूबिक शेप का है। अब अगर मैं NaCl का एक यूनिट सेल बनाऊं तो इसकी कुछ ऐसे ही बनेगा इसका यूनिट सेल। इसको इसके साथ मिला देता हूं, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। अच्छा, इसमें अब ये जो कोऑर्डिनेट एक्सेस है, x एक्सेस, y एक्सेस, z एक्सेस, दैट मस्ट बी इक्वल। लेंथ a, b, c, ये एंगल अल्फा, बीटा और ये गैमा। तो अगर ये तीनों लेंथ a, b, c इक्वल्स हैं और तीनों एंगल्स जो हैं अल्फा, बीटा, गैमा तीनों 90 हैं, तो दैट शेप इज एक्चुअली क्यूबिक शेप। अच्छा, अब इसकी तरफ जाने से पहले कुछ इसमें पॉइंट्स जो कि इंपॉर्टेंट है, तभी हमें समझ आएगी कैलकुलेशन की। यानी अगर हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं यूनिट सेल, ये यूनिट सेल है जो मैंने NaCl का बनाया है। अब इसमें अगर हम कैलकुलेशन करें, कैलकुलेशन ऑफ सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन इन अ यूनिट सेल। अगर हम एक यूनिट सेल के अंदर सोडियम आयन और क्लोराइड आयन की कैलकुलेशन करें, तो जो चीजें हमें याद रखनी है वो ये नंबर 1, यू शुड नो कॉर्नर क्या है, इसके बाद फेस क्या है, इसके बाद एज क्या है, इसके बाद सेंटर या जिसको हम बॉडी सेंटर कहते हैं वो क्या है। ये चीजें हमें पता लगानी पड़ेंगी पहले, फिर हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। और फिर हमें ये पता हो कि कौन सा आयन किस जगह पे है, यानी कॉर्नर के ऊपर कौन सा आयन होता है, फेस के ऊपर कौन सा आयन होता है, एज के ऊपर कौन सा आयन होता है और सेंटर के अंदर कौन सा आयन होता है। तो भाई सबसे पहले हम कॉर्नर की बात करते हैं। जैसे अब ये मैंने एक इसका क्यूब बनाया, एक यूनिट सेल बनाया NaCl का, तो इसमें ये जो ग्रीन से मैं शो कर रहा हूं 1, 2, 3 और ये 4, ये क्या है इसके कॉर्नर्स। 4 कॉर्नर्स ये हो गए और 4 ही कॉर्नर्स ये 1, 2, 3, 4, 4 ही कॉर्नर्स इसके नीचे हैं। इसका मतलब है टोटल जो कॉर्नर्स हैं वो कितने हैं आपके पास? 8 कॉर्नर्स हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसके फेस के ऊपर। तो फेस पे ये जो इसका पार्ट है, ये वाला, ये इसका एक फेस है और इस फेस के अंदर कोई एटम या कोई आयन रख देता हूं दरमियान में, तो ये इसका फेस सेंटर कहलाएगा। अब अगर चेक करें इसके फेस कितने बनते हैं, 1, 2 और 3, 4, 5 और पीछे इसके 6 फेस जो है वो कितने होंगे? 6। या जैसे अगर मैं हूं तो फ्रंट, बैक, राइट, लेफ्ट, ऊपर और नीचे, तो फेस कितने होते हैं? 6। कॉर्नर आ गए, फेस आ गए। अब आ जाते हैं एजेस। एजेस क्या है? 2 कॉर्नर्स के दरमियान की जो लाइन है वो एज है। मतलब ये कॉर्नर है और ये कॉर्नर है, तो ये जो लाइन है दिस इज एक्चुअली एज। और इसका जो दरमियान का पॉइंट होता है ये वाला,
दिस इज कॉल्ड एज एज सेंटर। क्या बोलते हैं इसको हम? एज सेंटर। अब अगर कैलकुलेट करें, देखें कितने एज सेंटर हैं यहाँ पे। एज सेंटर अगर आप कैलकुलेट करें तो कितने हैं इसमें, देखें जरा। ये एक एज सेंटर, ये दूसरा, 2 3 4 5 6 हो गए, 7 8 9 और भी रह गया 10 11 और ये 12। तो इसका मतलब है एज सेंटर जो है वो कितने हैं? 12। एज पता चला, दो कॉर्नर के दरमियान की जो लाइन है वो क्या है? एज। और उसका जो मिड पॉइंट है दैट इज कॉल्ड एज एज सेंटर। तो जो आइंस की लोकेशन है वो यहीं पे है, मतलब या कोई एज सेंटर के ऊपर होगा, या कॉर्नर के ऊपर होगा, या फिर फेस के ऊपर होगा। कॉर्नर कितने हो गए? 8, फेस कितने हैं? 6, एज कितने हैं? 12। अब बॉडी सेंटर या सेंटर एक ही होता है, एक उसके यूनिट सेल के अंदर। जैसे अब ये रूम है तो इसका एक ही सेंटर पॉइंट है। सपोज मैं यहां पे कहता हूं कि ये इसका सेंटर पॉइंट है, बॉडी सेंटर है, या फिर सिर्फ सिंपल आप सेंटर कह रहे हैं। तो अब हमारे पास 4 चीजें हो गई। तो इन 4 चीजों को आपने अपने माइंड में रखना है। क्या? कॉर्नर कितने हैं एक यूनिट सेल के अंदर? भाई 8 कॉर्नर हैं। और ये देखें, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, या फिर ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, हर कॉर्नर, दो कॉर्नर के दरमियान की जो लाइन है दैट इज एज, उसका जो मिडिल पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, दैट इज एज सेंटर। तो टोटल कितने एज सेंटर बनते हैं? 12 एज सेंटर बनते हैं। फेस 6 है, कॉर्नर 8 है, और बॉडी सेंटर क्या है? एक ही सेंटर। क्लियर भाई? अब हम इसकी कैलकुलेशन जो कि सबसे मुश्किल लगती है बच्चों को, इसकी तरफ जाते हैं। तो इस कैलकुलेशन की तरफ जाने से पहले देखें भाई, इसके जो कॉर्नर है, कॉर्नर के ऊपर याद रखिएगा क्या होगा? क्लोराइड आयंस। क्या है? क्लोराइड आयंस। फेस के ऊपर क्या है? फेस के ऊपर भी क्लोराइड आयंस है। और एच के ऊपर क्या है? सोडियम आयन। और सेंटर में क्या होता है? वो भी सोडियम आयन। जिस जगह पे ये आयंस प्रेजेंट होते हैं उस जगह को हम लैटिस पॉइंट कहते हैं, या लैटिस साइट कहते हैं। लैटिस पॉइंट या फिर लैटिस साइट कहते हैं। दोबारा हम इस पे जाते हैं भाई, दोबारा एक इसका यूनिट सेल बनाते हैं, एक NaCl का। अच्छा, अब इसमें देखें भाई, ये इसमें सबसे पहले रेड से शो कर रहा हूं कॉर्नर 1 2 3 4, ये और ये 4। तो ये आपके पास यू कैन सी कितने हैं? 8 कॉर्नर्स आ गए। अब यूनिट्स किसी भी क्रिस्टल के अंदर कोई एक यूनिट सेल नहीं है, यानी हजारों की तादाद में यूनिट सेल है, बहुत सारे यूनिट सेल हैं। जैसे फर्स्ट का लोग इस रूम में बैठे हुए हैं, तो हम इस रूम में हैं, बट इस रूम को अगर हम देखें तो पूरी बिल्डिंग के साथ ये अटैच है। यानी ये रूम साथ वाले रूम से अटैच है, इधर रूम से अटैच है, इस साइड पर रूम से अटैच है, ऊपर भी रूम से अटैच है। इन सिमिलर वे हमने एक यूनिट सेल को स्टडी कर रहे हैं, तो यूनिट सेल ये अकेला नहीं है, इसके साथ और भी बहुत सारे यूनिट सेल प्रेजेंट है। तो हम जब इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो हमने इस चीज को अपने माइंड में रखना है कि ये यूनिट सेल, ठीक है, ये साथ वाले इसके जो आयंस हैं उनकी कंट्रीब्यूशन साथ वाले यूनिट सेल के साथ कितनी है। सपोज अगर मैं इस रूम की बात कर रहा हूं कि अगर इस रूम में हम लोग बैठे हैं तो ये रूम साथ वाले ये अगर इसमें फर्ज करो दीवार की बात कर रहा हूं, तो ये दीवार सिर्फ इस रूम के साथ अटैच नहीं है, इसकी कंट्रीब्यूशन पीछे वाले रूम के साथ भी है, इसकी कंट्रीब्यूशन उस वाले रूम के साथ भी है, और इसकी कंट्रीब्यूशन ऊपर वाले रूम के साथ भी है। इन अ सिमिलर वे ये चीज कैलकुलेशन में इंपॉर्टेंट है कि आपको ये याद रखना है कि जब आप एक यूनिट सेल को पढ़ रहे हो तो इस यूनिट सेल के साथ जो बाकी यूनिट सेल्स हैं, तो इन जो यहाँ पे आयंस हैं, उन आयंस की साथ वाले यूनिट सेल के साथ कंट्रीब्यूशन कितनी है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कर लो, मैं स्टार्ट करता हूं भाई, मैं स्टार्ट करता हूं यहां से सेंटर से। सेंटर पे मैंने आपको बताया यहां पे अगर ये सेंटर है इसका, तो सेंटर पे कौन सा आयन है? सोडियम आयन। तो एक यूनिट सेल के अंदर सेंटर कितने होंगे? हमेशा एक ही सेंटर होगा। इसका मतलब है इस यूनिट सेल के अंदर इस आयन की जो पार्टिसिपेशन है वो कितना है? 100% है। मतलब 100% मीन कि ये जो सोडियम आयन है वो सिर्फ उसकी कंट्रीब्यूशन सिर्फ इसी यूनिट सेल के अंदर है, क्योंकि एक ही है। इसका मतलब है सोडियम आयन कितने हैं यहाँ पे? एक। 100% मीन
एक ही सोडियम आयन है, इसकी कंट्रीब्यूशन किसी और यूनिट सेल के साथ नहीं है। मीन इसी यूनिट सेल जिसको हम स्टडी कर रहे हैं तो ये उसी के अंदर प्रेजेंट है, ये किसी और यूनिट सेल के साथ अटैच नहीं है, सिर्फ इसी यूनिट सेल जिसको हम स्टडी कर रहे हैं तो ये उसी का हिस्सा है। क्लियर? ये हो गया सेंटर के अंदर सिर्फ एक सोडियम आयन। अब हम आ जाते हैं H के ऊपर। अब H के ऊपर क्या चीज मौजूद है? H क्या? H सेंटर कह रहे हैं, H सेंटर। अब H सेंटर पहले तो आप देखें जरा, H सेंटर कहां पे है? H सेंटर भाई ये और ये कॉर्नर है, इनके दरमियान ये H सेंटर है, ये H सेंटर है, ये H सेंटर है, ये H सेंटर है। अब जरा देख लें ये कितने H सेंटर बन रहे हैं? 12। और हर H सेंटर के ऊपर कौन मौजूद है? सोडियम आयन। हर H सेंटर के ऊपर कौन सा आयन मौजूद है? सोडियम आयन। वो जगह जहां पे ये आयंस प्रेजेंट होते हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज लैटिस पॉइंट या उसको लैटिस साइट कहते हैं। इसी तरह आप हर सेंटर के ऊपर, H सेंटर के ऊपर सोडियम आयन बनाते हैं, तो ये 12 बन गए। अब जब हम एक उसकी बात करते हैं, फर्ज कर लो मैं इसकी बात कर रहा हूं, इस H सेंटर पे जो सोडियम आयन है मैं इसकी बात कर रहा हूं। अब H के ऊपर जो सोडियम आयन है ये सिर्फ इस यूनिट सेल के साथ नहीं है, बल्कि ये फर्दर 4 यूनिट सेल के साथ कंट्रीब्यूटेड है। कैसे? कि फर्ज कर लो अगर जैसे हम जिस रूम में बैठे हुए हैं ऐसे, तो ये सोडियम आयन ये वाला है H वाला, मैं कहता हूं फर्ज कर लो ये सोडियम आयन इस जगह पे है, आप इस रूम में बैठे हुए हैं, तो इस सोडियम आयन की जो कंट्रीब्यूशन है वो इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, जो 4 के साथ इन्वॉल्व है। तो इसका मतलब है जिस यूनिट सेल जिसको हम स्टडी कर रहे हैं इस यूनिट सेल में इसकी कंट्रीब्यूशन कितनी होगी? 25%। कितनी हुई? 25%, मीन 1/4। कितनी हुई? 1/4। ये बात समझ आई आप लोगों की नहीं? कि भी हम तो इस यूनिट सेल को स्टडी कर रहे हैं ना अकेले को, बट ये जो सोडियम आयन है, ठीक है, ये सोडियम आयन सिर्फ इस यूनिट सेल के साथ नहीं है, इसके साथ और भी यूनिट सेल है, जो जिसकी एग्जांपल ये दे रहा हूं कि अगर फर्स्ट कर लो कि हम इस पार्ट को स्टडी कर रहे हैं, ये सोडियम आयन है, तो ये इधर इसके साथ चारों सेलों पे कंट्रीब्यूट हो रहा है। तो कितने परसेंट कंट्रीब्यूट हो रहा है इसके साथ जिसका तो हम स्टडी कर रहे हैं? 25%, मीन 1/4%, यानी 1/4 पार्ट। कितने एजेस हैं? 12। इसका मतलब है 1/4 मल्टीप्लाई बाय 12, तो कितना आया? 3। इसका मतलब है सोडियम आयन जो है H सेंटर के ऊपर कितने हुए? H सेंटर के ऊपर H सेंटर पे कितने हैं? 3 सोडियम आयंस हैं। अब इसको याद रखेंगे भाई। अब मुश्किल क्या चीज लग रही है कि भाई H 12 है, हर H के ऊपर एक सोडियम आयन है, तो फिर तो ये 12 सोडियम आयन बनते हैं। बट मैं आपको बता रहा हूं कि जो H का सोडियम आयन है वो फर्दर 4 यूनिट सेल के अंदर क्या हो रहा है? कंट्रीब्यूट हो रहा है, इसकी कंट्रीब्यूशन 4 यूनिट सेल के साथ है। जैसे फिर मैं आपको बता रहा हूं, फर्स्ट कर लो जिस रूम में आप बैठे हुए हैं, ऐसे आप इस रूम में बैठे हुए हैं, मैं कोई यानी सोडियम आयन या कोई एटम इस जगह पे रख रहा हूं। अब इस सोडियम आयन की कंट्रीब्यूशन यानी जिसको आप इसको स्टडी कर रहे हो, बट इसकी कंट्रीब्यूशन इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। कितनी जगह पे है? 4 जगह पे। तो आप जिसको स्टडी कर रहे हो तो इसका मतलब है यहां पे इसकी कंट्रीब्यूशन कितना है? 25%। 25% मीन 1/4। तो इसका मतलब है इसकी कंट्रीब्यूशन 1/4 है, तो हर एक की कंट्रीब्यूशन कितनी हुई? 1/4। यानी 1/4 कितना टाइम लिखोगे? 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 कितना टाइम लिखोगे? 12 टाइम लिखोगे। जब 12 टाइम लिखोगे तो ये क्या आ जाएगा? इसका 12/4 आ जाएगा। तो 12/4 को सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा? 3। समझ आ गई बात की? तो इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि सोडियम आयन जो एजेस के ऊपर है, सोडियम आयन जो एजेस के ऊपर है, उनकी कंट्रीब्यूशन कितने यूनिट सेल के साथ है? 4 यूनिट सेल के साथ। 4 के साथ है ना, उसकी कंट्रीब्यूशन 4 यूनिट सेल के साथ है। तो इसका मतलब है जिस यूनिट सेल को हम स्टडी कर रहे हैं उसमें उसकी पार्टिसिपेशन कितनी है? 1/4 मीन 25%। तो 1/4 कितने एजेस थे टोटल? 12। तो मैंने 1/4 कितना टाइम लिखा? 12 टाइम। तो ये 12/4 आ जाएगा। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया? 3। इसका मतलब है एजेस के जितने भी एजेस हैं यानी 12 के 12 एजेस, सारे एजेस को अगर मैं मिलाऊं तो टोटल सोडियम आयन कितने बनते हैं? 3। क्लियर? एक सोडियम आयन कहां पे था?
एक सोडियम आयन कहां पे है? सेंटर में। तो मेरे पास सोडियम आयन या बॉडी सेंटर क्या है? सोडियम आयन एक जो है वो सेंटर में है और 3 जो है वो किस पे है? एजेस पे है। तो टोटल मेरे पास सोडियम आयन कितने आ गए हैं? 4 सोडियम आयन आ गए। क्लियर भाई? ये समझ आ गई? तो ये कैलकुलेशन अभी तक हमने किसकी की है? सोडियम की है। अब हम कैलकुलेशन करते हैं किसकी? क्लोराइड की। क्लोराइड कहां पे है? फेस के ऊपर और कार्बन के ऊपर। अच्छा, फेस कितने हैं? 6। फेस कितने हैं? 6। अच्छा, फेस जो है फर्स्ट कर लो, ये एक फेस है, ये वाला पार्ट, इसको कह रहा हूं, ये पार्ट एक फेस है। अब इस फेस के ऊपर जो क्लोराइड आयन है, ये क्लोराइड आयन है। अब इस फेस के ऊपर जो क्लोराइड आयन की जो पार्टिसिपेशन है वो या कंट्रीब्यूशन है वो कितने के साथ है? 2 के साथ है। कैसे? इसको समझना आसान है। सुने, फेस के ऊपर 2 के साथ कैसे है, इसको समझना आसान है। जैसे दीवार आपके सामने है, फेस के ऊपर, आप जहां बैठे हैं आपके सामने फेस पे क्या है? वॉल है, दीवार है। इस दीवार की कंट्रीब्यूशन एक इधर है आपकी तरफ है और एक पीछे की तरफ है, तो कितनी कंट्रीब्यूशन होगी? 2। तो इसका मतलब है फेस के ऊपर जो क्लोराइड आयंस हैं उनकी कंट्रीब्यूशन कितने यूनिट सेल के साथ होगी? 2 के साथ होगी। समझिए, सामने अगर दीवार है, ये दीवार है, इसकी कंट्रीब्यूशन एक इधर आपकी तरफ है और एक साथ वाले रूम की तरफ है, तो इसकी कंट्रीब्यूशन कितनी होगी? कितने परसेंट होगी? कितने परसेंट है इसकी? 50%। 50% मीन 50% मीन तो क्लोराइड आयन एट फेस कितनी कंट्रीब्यूशन है इसकी? 50%। 50% मीन 1/2। अब इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। कैसे? 1/2 कितना टाइम, कितने फेस हैं? 6 हैं, तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 लिखो। कितना टाइम लिखो? 6 टाइम। तो क्या हो जाएगा? 6/2। तो कितना आया? 3 क्लोराइड आयंस आ गए। या ऐसे कर लो, या ऐसे कर लो कि एक की कंट्रीब्यूशन 2 यूनिट सेल के अंदर है, तो 1/2 कितने फेस हैं? 6 फेस हैं, तो क्या हो जाएगा? वही 6/2 वही आ गया 3। कितने क्लोराइड आयंस आ गए? 3। कंट्रीब्यूशन याद रखनी है कि एक यूनिट सेल के अंदर जो फेस के क्लोराइड आयंस है उसकी कंट्रीब्यूशन कितने के साथ है? 4 के साथ है। तो फेस के अंदर जो क्लोराइड आयंस है उनकी कंट्रीब्यूशन 2 यूनिट सेल के साथ है, तो 2 के साथ है 50% यानी 1/2। तो 1/2 मैंने कितना टाइम लिखा? 6 टाइम। तो 1/2 6 टाइम लिखेंगे, 6/2 तो 3 क्लोराइड आयन, या फिर इसको 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6 कर दें तो 3 क्लोराइड आयन। तो अब आपके पास भी क्लोराइड आयन आ गए। क्लोराइड आयन ये कौन से वाले कैलकुलेट किए आपने? कौन से वाले कैलकुलेट किए? फेस वाले। तो क्लोराइड आयंस एट फेस कितने हुए? फेस सेंटर क्या है? फेस सेंटर इसलिए कि अगर ये पूरा फेस है तो उसके सेंटर में क्लोराइड आयन है, तो उसको आप फेस सेंटर भी कह सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फेस सेंटर कितने है भाई? ये कितने हैं? 3 क्लोराइड आयन आ गए, या सिंपल 3 लेते हैं एक ही बार। ठीक है, अभी फिर देखें, हमने जब पहले किसकी बात की है? बॉडी सेंटर, सेंटर एक ही है एक यूनिट सेल के अंदर, वो एक सोडियम आयन आ गया। फिर हमने एच सेंटर की बात की। एच सेंटर पे क्या है? कौन सा आयन होता है? सोडियम आयन। एच सेंटर है कितने टोटल? 12। लेकिन उसकी इस यूनिट सेल के अंदर जो वो है कंट्रीब्यूशन है वो कितनी है? कितने था? कितने परसेंट था वो? 25%। मीन 1/4। कितना टाइम लिखा? 1/4 12 टाइम। 12/4 कितने आए थे? 3। तो इसका मतलब है जो H के ऊपर वो थे सोडियम आयन थे वो 3, टोटल किया 4 सोडियम आयन। क्लोराइड की कैलकुलेशन की, कौन से वाले क्लोराइड की? फेस वाले, कि हर फेस सेंटर के अंदर जो क्लोराइड आयन है वो कितने यूनिट सेल से शेयर्ड है? 2 के साथ शेयर्ड है। जैसे मैंने आपको सबसे आसान एग्जांपल दिया, आपकी वॉल की, आपके सामने एक इधर आपकी तरफ है ये दीवार और एक पीछे की तरफ है, तो फिर इसकी 1/2 मैंने 6 टाइम लिखा तो 3 क्लोराइड आयन आ गए। आखिरी बात इसमें कैलकुलेशन में, यही सबसे मुश्किल लगता है बच्चों को, आखिरी बात आ गई। आखिरी बात क्या है? उस पे है जरा कॉर्नर्स के ऊपर। कॉर्नर कितने हैं? हाँ, 8 कॉर्नर है। ये देखें भाई, कॉर्नर पे कौन सा आयन है? क्लोराइड आयन है। कितने क्लोराइड आयंस हैं? हर कॉर्नर पे एक क्लोराइड आयन है, तो कितने हो गए? 8 क्लोराइड आयन। बट 8 क्लोराइड आयंस नहीं है। क्यों 8 क्लोराइड आयन नहीं है? इसलिए जो कॉर्नर के ऊपर एक क्लोराइड आयन है, जो कॉर्नर के ऊपर एक क्लोराइड आयन है, इसकी कंट्रीब्यूशन कितने यूनिट सेल के साथ है? 8 के साथ है। कितने यूनिट सेल के साथ है? 8 के साथ है।
कैसे, मैं आपको बताता हूं, ऐसे है। अच्छा, इस क्लोराइड आयन की यहां पे पार्टिसिपेशन कितनी बनेगी? 1/8। क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूं जो कॉर्नर के ऊपर क्लोराइड आयन होता है, या फर्ज करो इस रूम के कॉर्नर पे कोई आप एटम रख लेते हैं या क्लोराइड आयन रख लें, या फर्ज करो एक ईंट रख देते हैं, तो अगर आप उसकी स्टडी करेंगे तो फिर 4 रूम, जैसे हाँ जैसे ये आपको बता के गया हूं मैं उसमें, किस में, उसकी कैलकुलेशन में, एच की कैलकुलेशन में, ये देखें अगर ये 4 रूम है, ये 4 रूम है, तो यहां पे एक आयन पड़ा हुआ है ये। अब इसकी कंट्रीब्यूशन कितने के साथ थी? 4 के साथ है, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर। अब फर्स्ट कर लो इस जिसको आप पढ़ रहे हैं इसके ऊपर भी इसी तरह 4 कमरे और हैं, तो इसी के ऊपर 4 और बनाने लगा, ये देखें इसी के ऊपर ऐसे मैं कहता हूं 4 रूम और है। अब जरा देखें, पहले इसकी कंट्रीब्यूशन 4 के साथ थी, अब किसके साथ है? 8 के साथ। 4 नीचे वाले फर्ज कर लो फ्लोर पे और 4 ऊपर वाले पे। तो अब इसकी कॉर्नर का जो वो है आयन है या एटम इन सम केसेस, तो फिर क्या होगा? उसकी कंट्रीब्यूशन कितनी हुई यहाँ पे? 1/8। ऐसे है जैसे फर्स्ट कर लो एक रोटी है, उसको 8 बंदे खाते हैं, समी साहब भी शामिल है, तो फिर समी साहब के हिस्से में कितनी आएगी? वो 1/8, उसका 8वां हिस्सा। तो इसका मतलब है ये जो क्लोराइड आयन है, इस यूनिट सेल, जिस यूनिट सेल को हम स्टडी कर रहे हैं, इसके अंदर जो कॉर्नर के ऊपर क्लोराइड आयन है उसकी कंट्रीब्यूशन कितनी है? 1/8। कितना टाइम लिखूंगा? 1/8। 1/8 कितना टाइम लिखूंगा? 8 टाइम। तो आप जरा इसको लिखें, ये 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8, 8 टाइम लिखें, ये आ जाएगा 8/8। तो कितना बना? 1। तो 1 क्लोराइड आयन। या इसको दूसरे तरीके से करना चाह रहे हो, ये देखें कॉर्नर के ऊपर जो क्लोराइड आयन है उसकी कंट्रीब्यूशन, उसकी जो कंट्रीब्यूशन है यूनिट सेल्स में, इस यूनिट सेल में कितनी है? 1/8 है, लेकिन कितने कॉर्नर्स कितने हैं? 8 हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर? 8 से कैंसिल 1। इसका मतलब ये हुआ। अब वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भाई, क्या अगर मैं कहता हूं एक यूनिट सेल के कॉर्नर्स के ऊपर कितने क्लोराइड आयंस हैं, तो फौरन आपके माइंड में आएगा कि भाई 4 ये कॉर्नर्स 4 ये कॉर्नर, 8 कॉर्नर्स हैं, तो 8 क्लोराइड आयन होने चाहिए। 8 नहीं है, बल्कि कितने हैं? सिर्फ 1 क्लोराइड आयन है। ये कैसे पता चला हमें? कैलकुलेशन से, कि भाई कॉर्नर के जो क्लोराइड आयंस हैं वो फर्दर ओवरऑल कितने यूनिट सेल से शेयर्ड है? 8 के साथ शेयर्ड है। तो जिसकी कैलकुलेशन हम कर रहे हैं उस यूनिट सेल में इनकी पार्टिसिपेशन कितनी है? 1/8 है। इसलिए ओवरऑल क्लोराइड आयन कितने बने भाई? 1 क्लोराइड आयन बना। तो इसका मतलब है क्लोराइड आयन फेस के ऊपर, फेस सेंटर पे 3 थे, और क्लोराइड आयन कहां पे? एट कॉर्नर कितने हैं? एट कॉर्नर 1। तो कितने क्लोराइड आयन है? 4 क्लोराइड आयन है। इसका मतलब है हमारे पास फार्मूला यूनिट यानी 4NaCl ये आ गया। ठीक है, तो एक यूनिट सेल के अंदर याद रखिएगा, एक यूनिट सेल के अंदर कितने क्लोराइड आयन होते हैं टोटल? 4। और कितने सोडियम आयन होते हैं? 4। अच्छा, जब हम एक NaCl के क्यूबिक स्ट्रक्चर को स्टडी करें तो उसमें एक और टर्म है भाई, लुक। अच्छा, ये जो हम शुरू में हमने कहा था क्रिस्टल लैटिस, ये देखें, अब बात सुने, कॉर्नर पे क्लोराइड आयन, इस H सेंटर के ऊपर सोडियम आयन, ये क्लोराइड आयन सोडियम आयन, इस तरह की जो अरेंजमेंट है, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज क्रिस्टल लैटिस। क्या बोलते हैं इसको? क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। और ये जो इस जगह पे क्लोराइड आयन है, या यहां सोडियम आयन है या क्लोराइड आयन है, जिस पोजीशन पे, जिस जगह पे, जिस प्लेस के ऊपर ये आयन प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज लैटिस पॉइंट, या फिर उसको लैटिस साइट कहते हैं। क्या कहते हैं? लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट। ठीक है भाई। अच्छा, आखिरी बात इसमें वो ये कि मैंने तो एक यूनिट सेल बनाया, मैंने पूरा वो नहीं बनाया, इसका स्ट्रक्चर पूरे का पूरा नहीं बनाया, मैंने उसमें से जस्ट एक छोटा सा पार्ट बनाया, उसका यूनिट सेल बनाया। यूनिट सेल यू नो इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द क्रिस्टल, जो उसके पूरे पैटर्न के को डिस्कस करता है, या उस पूरे पैटर्न, उस पूरी अरेंजमेंट के बारे में बताता है हमें। तो मैंने वो जस्ट एक यूनिट सेल बनाया। तो भाई जब आप एक क्रिस्टल को स्टडी करते हो, अगर वो NaCl है सपोज, तो NaCl है, तो NaCl का अगर एक फर्ज करो सोडियम आयन है, तो उस एक सोडियम आयन को 6 क्लोराइड आयन सराउंड करते हैं, या एक क्लोराइड आयन को कितने? 6 सोडियम आयन सराउंड करते हैं। दिस इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयन। इसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर यानी एक पॉजिटिव चार्ज को कितने नेगेटिव चार्जेस या कितने नेगेटिव आयन सराउंड करते हैं, या एक नेगेटिव आयंस को कितने पॉजिटिव चार्जेस या पॉजिटिव आयन सराउंड करते हैं,
दैट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या कहते हैं उसको? कोऑर्डिनेशन नंबर। हाँ, कोऑर्डिनेशन नंबर उसमें भी है, जैसे अब डायमंड है, यानी डायमंड की बात कर रहा हूं, तो एक कार्बन के साथ 4 कार्बन जुड़ी हुई है, हमने पीछे पढ़ा है पिछले चैप्टर में। तो डायमंड में एक कार्बन के साथ फर्दर 4 कार्बन जुड़ी हुई है, तो यहां पे कार्बन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर इस केस में बात कर रहा हूं, डायमंड के केस में एक कार्बन के साथ 4 कार्बन जुड़ी हुई है, तो वो भी उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। या इन द केस ऑफ ग्रेफाइट एक कार्बन के साथ 3 कार्बन जुड़ी हुई है, तो वो भी उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। बट यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर एक पॉजिटिव आयन को कितना नेगेटिव आयन सराउंड कर रहे हैं, या एक नेगेटिव आयन को कितने पॉजिटिव आयन सराउंड कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर। तो हर एक क्रिस्टल के अंदर, हर एक आयनिक कंपाउंड के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर डिफरेंट है। जैसे सोडियम क्लोराइड में अगर हम जाएं, तो अगर हम ओवरऑल कैलकुलेशन करें, तो एक सोडियम के साथ 6 क्लोराइड आयन और एक क्लोराइड आयन के साथ 6 सोडियम आयन, दैट इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। बट लिथियम क्लोराइड में ये हो जरूरी नहीं है। लिथियम क्लोराइड में एक लिथियम के साथ 8 क्लोराइड आयन और एक क्लोराइड आयन के साथ 8 लिथियम आयन, तो वो उसका अपना अपना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। क्लियर होगी बात? ओके।